नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। गढ़वा में एक बार फिर नक्सलियों ने दस्तक दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से जेजेएमपी का दस्ता कई ठेकेदारों को लेवी की मांग को लेकर धमकी दे रहा था और इसी बीच देर रात रंका इलाके में जेजेएमपी के नक्सली दस्ते की आने की सूचना पर एसपी ने चिनिया, रमकंडा और रंका थाने की पुलिस को ढेगुरा नाला के पास छापेमारी का निर्देश दिया, जिसमें रात 1 बजे नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई और इसी दौरान फायरिंग में रंका थाना प्रभारी शंकर कुशवाहा को कलाई में गोली लगी, जिन्हें रांची के मेडिका अस्पताल भेजा गया है। वहीं 2 नक्सली को भी गोली लगने की सूचना है, जिसके बाद पूरे इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तब वहां खून के दाग के साथ ही पत्थरों पर भी फायरिंग के निशान मिले। वहीं मुठभेड़ के बाद गांव में डर का माहौल है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के ढेगुरा नदी पर जेजेएमपी नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा के हाथ में गोली लगी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मेडिका रेफर किया गया है। वह इस संबंध में बताते चले कि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के नक्सली लेवी की मांग को लेकर रंका थाना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। फिलहाल जो सूत्र बताते हैं कि पुलिस को नक्सलियों के कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। इधर बता दें कि बीते कुछ दिनों से नक्सली लगातार इस एरिया में लेवी की मांग को लेकर कुछ जगहों पर ठेकेदार के मुंशी एवं कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। प्रभारी का इलाज लगातार जारी है। जेजेएमपी नक्सलियों और साथ ही साथ जवानों के बीच में ये मुठभेड़ हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये तमाम जेजेएमपी के जवान जंगल में मुस्तैद हैं और लगातार इस झड़प के दौरान 2 नक्सलियों को गोली लगने की खबर मिली है। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर आप भी सुनिए। यहाँ आवाज बम पड़ा का नियन सुनात रहे, हम देखे नहीं आई का कर रहे क्या बोल रहा है, किसमें हुआ था ये सब? अब हम नहीं देख ले आवाज सुन रही, खाली आवाज भर हम सुन रही। तो वहाँ क्या आगे तब तो है आगे? आपका पुलिस वाला रहन की पार्टी वाला रहन, हमने वही भीड़ गई लीजिए। हम बिहान वही उठली तब आगे तापे निकलली तो देखा थी दुनिया भर के गाड़ी लागल। किसका गाड़ी? पुलिस के। तो क्या पता चला आपको? कुछ पता नहीं चलल, कुछ कोई पते नहीं चलल। कहा पुलिस यहाँ पर? हमरा इहो पता नहीं है। जानकारी नहीं लिए आप? जानकारी काल हो कोई पता ही वाला नहीं। पूछा थी जे का रहन कोई कहत बजे कुछ नहीं की हम जाने। अगली खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़ में गढ़वा के रंका थाना प्रभारी शंकर कुशवाहा जख्मी हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल थाना प्रभारी की हालत खतरे से बाहर है। उनकी कलाई में गोली लगी हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस के वरीय अधिकारी उनका हालचाल लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि गोली एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ चली गई थी, जिसमें उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है और 2 स्टेज में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता गौरव झा। इमरजेंसी की टीम ने उन्हें देखा, एक्सरे कराया और उनके कलाई में चोट लगी है, गोली लगी है, जो कि गोली कलाई से एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ निकल चुकी है। तो गन शॉट इंजरी है बेसिकली, साथ में फ्रैक्चर भी हुआ है, रेडियस का फ्रैक्चर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूजुअली 2 स्टेज में सर्जरी करते हैं। पहले स्टेज में घाव की सफाई और बाहर से एक्सटर्नल फिक्सचर लगाते हैं, और जब घाव साफ़ हो जाता है तो दूसरे स्टेज में डेफिनेटिव फिक्सेशन विद प्लेटिंग किया जाता है। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा जंगल में कल देर रात नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस के एक कर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि रंका थाना प्रभारी शंकर कुशवाहा इस पूरे घटना में घायल हुए हैं। कल देर रात ये घटना वहां घटी है और बताया जा रहा है कि कल देर रात
करीबन जो समय था वो 1 बजे के आसपास ये दुर्घटना घटी है। उसके बाद ही सूचना मेडिका हॉस्पिटल में दे दी गई थी और फिलहाल थाना प्रभारी का इलाज इस अस्पताल में चल रहा है, यानी मेडिका के इस अस्पताल में चल रहा है। रांची में उनके इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा है कि जैसे ही इस घटना की सूचना यहाँ अस्पताल को दी गई थी, अस्पताल प्रबंधन ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली थी और अभी डॉक्टर ने जो बता रहे हैं कि थाना प्रभारी फिलहाल खतरे से बाहर है। उनके हाथ में कलाई में गोली लगी थी, जो गोली हाथ को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। हालांकि तमाम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए मेडिका में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल वो खतरे से खाली है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बोकारो से आपको बड़ी खबर बताएं, 10 दिन से लापता शख्स का शव मिल गया है। जमीन में गड़ा हुआ शव मिला, हत्या की आशंका जताई जा रही है। फूदनी डी का निवासी था राजू शर्मा, सहारा सिटी के पास शव मिला है। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी बोकारो से आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, जहां जमीन में गड़ा हुआ लापता शव मिला, हत्या की आशंका जताई जा रही है। फूदनी डी का निवासी था राजू शर्मा, जिसका शव सहारा सिटी के पास मिला है। बोकारो से हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, ये बताइए कि इनकी हत्या कैसे हुई, क्या किसी तरह की कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो राजू शर्मा उर्फ राजाराम शर्मा है, वो 12 जो दिसंबर से है उससे लापता थे और उनका जो अंतिम बार उनको चीराचास में देखा गया था। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने जो है जो 50 मुफस्सिल थाने में उनके गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था और पुलिस लगातार उस पर काम भी कर रही थी। लेकिन आज सुबह जो है गांव के ही बगल में एक जमीन के नीचे उनका शव मिला है और शव के बाहर उनका जो सर बाहर था और दोनों आंख गायब है। ऐसे परिजनों का कहना है कि हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी, उसके बावजूद पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं की, जिस कारण आज शव मिला है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हम लोग मामले की जांच में जुट गए हैं और जो उनका बाइक है वो लापता है। पुलिस ने बताया कि टेक्निकल सेल और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते अगली खबर की ओर, बोकारो से आपको अगली बड़ी खबर बताएं। चंदन कियारा एनआईए की टीम पहुंची हुई है, झारखंड एटीएस के साथ छापेमारी जगह जगह पर कर रही है। सूत्री बेड़ा गांव में छापेमारी लगातार जारी है। हाफिज असगर अजहर कलाम से पूछताछ लगातार जारी है। देर रात से ही छापे के बाद पूछताछ की जा रही है। कुछ सामान भी जब्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी बोकारो से आपको देने बड़ी खबर, हाफिज असगर देर रात से ही छापे के बाद ये पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए की टीम से ये बड़ी कार्रवाई, झारखंड एटीएस के साथ छापेमारी जगह जगह पर जारी है। सूत्री बेड़ा गांव में छापेमारी चल रही है। हाफिज असगर अजहर कलाम से पूछताछ हो रही है। देर रात से ही छापे के बाद पूछताछ चल रही है। कुछ सामान भी जब्त किए गए। तो बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात से ही छापे के बाद पूछताछ लगातार जारी है। छापेमारी में कुछ सामान जब्त किए गए हैं। क्या कुछ मिला है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी, चंदन कियारा पहुंची एनआईए की टीम एटीएस के साथ मिलकर ये छापेमारी लगातार जारी है। झारखंड एटीएस के साथ छापेमारी कर रही है। बोकारो से हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, ये बताइए कि इस छापेमारी में क्या कुछ सामान जब्त किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनआईए और झारखंड एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से चंदन कियारी के सूत्री बेड़ा गांव में जो है वो देर रात से ही छापेमारी शुरू कर दी थी और वहां 2 व्यक्ति हाफिज असगर और अजहर कलाम के जो नामक व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ लगातार कर रही थी और एनआईए की टीम जो वहां पहुंची उसके बाद कुछ कागजात जरूर अपने साथ ले गई है। फिलहाल अब एनआईए की टीम और एटीएस कहां गई है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एनआईए के अधिकारी और एटीएस के अधिकारी जो है मीडिया से बचते हुए नजर आए। हालांकि मामला क्या है, लेकिन मामला काफी गंभीर नजर आ रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस की चौकसी थी, स्थानीय थाना थी और लगातार जो है देर रात से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद ही पता चल पाया कि पुलिस की टीम यहाँ छापेमारी कर रही है। हालांकि मामला क्या है एनआईए और एटीएस ही बता पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से छापेमारी की गई और जिस प्रकार से जांच पड़ताल की गई और कुछ कागजात जब्त करके ले जाया गया है, हम कह सकते हैं कि मामला काफी गंभीर है। अब एनआईए और एटीएस के अधिकारी ही बता पाएंगे जो दिल्ली की टीम है कि टीम कहां से आई है एटीएस, लेकिन झारखंड एटीएस की टीम उसे सहयोग करने के लिए जरूर पहुंची थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बोकारो से बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन
सदन के बाहर हंगामा नजर आया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होती ही ये गर्माहट अंदर भी नजर आई है। बीजेपी विधायक वीरंची नारायण ने सांसद धीरज साहू का मामला उठाया, जिसके बाद बीजेपी विधायक वेल में आकर जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने झारखंड में संवैधानिक संकट होने का आरोप लगाया और सीएम को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, इस मुद्दे पर सदन में बहस कराने की चुनौती दी गई। सदन में बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा और इसी बीच वित्त मंत्री ने 8,111 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। माध्यम से बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को लाया है, पहले उनको सुना जाए और ठीक है उसको सुनेंगे। सरकार जो अवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक जो परिस्थितियां यहाँ खड़ी हुई है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, जहाँ मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप हर चीज के लिए तैयार रहें, ये जो अराजकता का स्थिति जो फैला हुआ है, इसके लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि बहस कराएं। सेकंड पाली खाली है महोदय, सरकार ये बहस कराए, क्यों नहीं सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इस पे बहस कराए। हम लोग भी बहस के तैयार है और इसको क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए महोदय। आज तक आईटी ने कोई भी बात नहीं रखा है कि उनके पास कितना पैसा है, या गलत पैसा है या गलत तरीके से पैसा कमाए, वो कोई नहीं रखा है, लेकिन इन लोगों ने उस बात को कर रहे हैं। अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वो ईडी आपने उनको समन किया है और उन ईडी को वो जवाब दे रहे हैं, फिर उस बात को यहाँ पर चर्चा का विषय क्या मारा है। 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई और अब रिक्तियां वहां कितनी बची है। अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी और कब तक बहाली आगे बढ़ेगी। 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये क्षेत्र जिला छूटा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे। लोहरदगा पहुंचे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही 2024 की विधानसभा चुनाव में एनडीए की मजबूती से सत्ता में वापसी का दावा किया। उन्होंने स्थानीय नीति और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। साथ ही सरकार पर काम की जगह राजनीति करने का आरोप लगाया। सुदेश महतो ने रोजगार और युवा वर्ग के मुद्दे को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा है। वर्तमान सरकार जिस विषय को लेकर सत्तासीन हुई वो विषय के 4 साल निकल गए। इसी विषय पर उनका भार था, बल था, उन विषयों के प्रारूप तैयार करने में ही 4 साल निकाल दिए। पहला प्रारूप जिसमें कुछ जो आया वो 4 साल बाद आया, उसके बाद कुछ महीनों के बाद जो ये काम कर सकते थे तत्काल जब ये राजभवन में फिर से भेज सकते थे वो काम इसलिए रोक के रखा, चूंकि ये विषय इनके लिए राजनीतिक विषय है, ये विषय का हल नहीं चाहते हैं, इसलिए इसका हल नहीं हो रहा है। और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में रहेंगे। इचाक प्रखंड के बोधी बागी मैदान में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम यहां पर कुल मिलाकर 334 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत राशि लगभग 536 करोड़ 60 लाख रुपए है। वहीं 202 योजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 236 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बोधीबागी के मैदान में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे सरकार के जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको लेकर के सरकार अपनी योजनाओं को बांटने, शिलान्यास करने और अपनी जनता को लाभान्वित करने के लिए यहाँ पर सरकार के नेता हेमंत सोरेन जो है वो आज इस मैदान में आ रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे सरकार जो है आगे कौन कौन सी योजनाओं का लाभ जो है अपनी जनता को। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 दिसंबर को कसीरा पंचायत के झापर टोली गांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के कसीरा पंचायत आने से पहले करीब 12 गांव के लोगों ने जर्जर सड़क का मुद्दा उठाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हवाई अड्डे से कसीरा वाया ओल मुंडा से ओकावा तक 30 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क नहीं बनी तो वो चुनाव में वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं गुमला से संवाददाता रुपेश कुमार भगत।
गांव के विकास के लिए सड़क का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और सड़क नहीं रहने के कारण गांव का जो विकास होता है वो आपको बता सकते हैं कि रुक सा जाता है। और सड़क नहीं होने के कारण जो भी कठिनाई होती है जो गांव वालों को काफ़ी होती है। और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के कसीरा गांव में, और कसीरा गांव में आप देख सकते हैं जो ग्रामीण है वो सड़क नहीं होने के विरोध में आज यहाँ पे जुटे हुए हैं। और इनका कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। हम यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए क्या क्या समस्याएं होती है सड़क नहीं होने के कारण? ये एरोड्रम से लेके ओकवा तक का जो मुख्य पथ है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण कि यहाँ गाड़ियों का आवागमन, जो बिजनेस पर्पज से जो गाड़ियों का आवागमन है वो बिल्कुल बाधित हो जाता है। यहाँ रोड नहीं होने के कारण लोग दूसरे साइड से जाने का ये करते हैं, जिसके कारण कि टाइम ज़्यादा लगता है। मेडिकल फैसिलिटी के लिए अगर कोई एम्बुलेंस बुलाया जाता है तो वो समय पर नहीं आ पाती है, जिसके कारण कि बहुत बार यहाँ कोई मरीज जो है तो ले जाते हुए भी उनका आकस्मिक निधन हो चुका है। सरकार का कोई नीति नहीं लागू हो तो 2024 से कोई भी मतदान को हम लोग बहिष्कार घोषणा करते हैं। और ये घोषणा ही नहीं, वादा है कि निश्चित तौर पर हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। जो जनप्रतिनिधि है उनके पास क्या जो भी जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, सबको हम लोग प्रयास करके थक चुके हैं। ममता वाहन तो बुलाते हैं लेकिन वो लेट से आती है, रोड जर्जर होने के कारण जल्दी नहीं आ पाती है और कोई महिला का मौत भी हो जाती है। रोड नहीं होने के कारण इनको खास करके मरीजों को जो समस्याएं काफ़ी होती है। यहाँ से लेकर के 30 किलोमीटर का जो एक रोड है वो काफ़ी जर्जर हालात में है और जिस कारण पूरे 12 गांव के ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और अगली खबर आपको गिरिडीह से बताएं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर डाडीडीह में गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। ये जाम कई घंटे तक लगा रहा, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। हालांकि प्रशासन की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद सड़क जाम को हटाया जा सका। आपको बता दें कि शनिवार की शाम सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। यहां तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई थी। हादसे के बाद नाराज लोगों ने 10 लाख मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इधर प्रतिनिधियों ने 25 दिसंबर को पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। चाहिए क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है। जो प्रशासन फैसला करके गए हैं उसी फैसला पे हम लोग अटल हैं। जिस फैसला को प्रशासन कर रहे हैं, विधायक करके गए हैं, उसी फैसला पे हम लोग अटल हैं। उसी फैसला को अगर मना दिया जाए तो बेहतर है। चाहते हैं जो आपका विधायक फैसला करके गए हैं। और अगली खबर आपको पाकुड़ से बताएं, जहां लिट्टीपाड़ा की जामकुंदर गांव में अज्ञात बीमारी का कहर दिख रहा है। लोगों ने 1 सप्ताह में 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत का दावा किया है। लोगों का कहना है कि 4 साल की रेशमा मुर्मू की मौत बंगाल के एक निजी अस्पताल डीटीएच में इलाज के दौरान हो गई। बच्चे की मौत की वजह ब्रेन मलेरिया बताई जा रही है। डीसी के निर्देश पर मेडिकल टीम के साथ खुद सिविल सर्जन ने गांव में पहुंचकर जांच की और प्रभावितों को दवा भी दी है। साथ ही बीमारी से किसी की मौत से इनकार किया है। गांव में विगत रात रेशमा मुर्मू 5 वर्ष की बच्ची थी, उसकी भी मृत्यु हो गई ब्रेन मलेरिया से। और गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक मेडिकल टीम यहां सर्वे कराई है कि नहीं कराई है, इसकी जानकारी गांव वालों को नहीं है। और पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। जोडिया पंचायत के बड़ा कुटलू में भी कई लोग मारे गए थे, उसमें भी इसी तरह की लापरवाही बरती गई थी। और आज भी जामकुंदर में 5-5 व्यक्तियों का ब्रेन मलेरिया से मरना, ये कहीं ना कहीं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग और सरकार की लचर व्यवस्था को दर्शाती है। आप कहीं साबित कर दो कि 5 आदमी की डेथ हुई है, कोई आधार होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए। किसी भी एंगल से कहीं कोई नाम तो कोई बता नहीं रहा है। मैं तो खुद भी गया था, कोई आदमी बता ही नहीं पा रहे हैं कि किसकी मौत मलेरिया से हुई है, कहाँ से हुई। ये बातें आ रही है। अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएं, जहां बोड़ाम प्रखंड का आंधार झोर गांव का अब अंधेरा छटने लगा है। इस गांव में लगभग 200 से अधिक परिवार रहते हैं और सभी वाद्य यंत्र बनाते हैं। पहले ग्रामीणों को अपने वाद्य यंत्र बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन जब से डीसी की मदद से जमशेदपुर शहर के बीच में वाद्य यंत्र बेचने के लिए जगह मिली है, इनका रोजगार चल निकला है। अब इनके सामान खरीदने दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं।
डीसी साहब गया था, हम लोग का दुख देख करके यहाँ जायगा दे दिया है। तो जायगा हम लोग को मिल गया, खूब अच्छा ही है। क्या कौन कौन सा आपका ये वादक बनता है? इसका बनता है ढोल, तबला, खोल, मादोल, नगड़ा, नाल। पहले जो हम लोग दुकान लगाया था तो हम लोग तो रंग साइड में लगा था, पहले जो रोड का किनार में लगाया था, बहुत उसमें असुविधा हो रहा था ना। अभी जो डीसी से हम लोग को कृपा करके एक जगह दिलवा दिया, उसमें से भी थोड़ा सुविधा हो गया है। ये बहुत सब सुविधा हुआ है, रखने की सुविधा है, बेचने की सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ डेली दुकान लगाएगा, बिना सेट बनेगा तो डेली दुकान लगाएगा हम लोग। और खबर रामगढ़ से, जहां पतरातू लेक की खूबसूरती में प्रवासी साइबेरियन बर्ड चार चांद लगा रहे हैं और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक साइबेरियन बर्ड यहां प्रवास करते हैं, जिसे देखने और उनकी तस्वीर उतारने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में साइबेरियन बर्ड्स की वजह से नौका विहार का रोजगार भी बढ़ रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पर्यटकों की लगातार संख्या बढ़ रही है। दरअसल यहाँ पर जब से साइबेरियन बर्ड्स आए हैं, पर्यटक इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटक जो हैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कहीं न कहीं साइबेरियन बर्ड्स को यहाँ पर दाना भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइबेरियन बर्ड्स बिल्कुल पास में आकर के दाना खा रहे हैं। इन्हें पर्यटकों से अब किसी तरह से डर नहीं लग, यानी कि इनकी दोस्ती इनसे हो गई है। यहाँ पर हम बात कराएंगे नाविक संघ के अध्यक्ष से। बताइए, ये जो बर्ड्स आए साइबेरियन बर्ड, तो कब से कब तक यहाँ रहते हैं और यहाँ पर कैसे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर दिसंबर महीना से शुरू हो जाते हैं लोग, उसके बाद फरवरी तक यहाँ रहते हैं। गर्मी हो जाने के बाद फिर चल जाते हैं यहाँ से। इससे पर्यटक लोग जितना भी आते हैं सब इससे आकर्षित होते हैं, अपना फोटो लेते हैं, अपना सेल्फी वगैरह सब लेते हैं चिड़िया से। ये साइबेरियन बर्ड्स कहीं न कहीं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं पतरातू में। जी, साइबेरियन बर्ड पतरातू डैम में चार चांद लगा देती है और पर्यटकों को भी आकर्षित कर देते हैं। उससे हम लोग का रोजगार में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।